हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज की करंट अफेयर्स की द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों की न्यूज एनालिसिस और कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये मान के चलिए आज मैंने इसमें 5 घंटे लगाए हैं। ये आपके लाइफ लाइन है और फर्स्ट टाइम में प्रिलिमिनरी करना है। यदि मेन में जो है आपको रैंक के नंबर चाहिए, फर्स्ट 50 में आना है, पर्सनैलिटी टेस्ट में, एसए में, कुल मिला के यदि आपने फर्स्ट 50 में आना है, फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट चांस में, तो इसको स्ट्रेटजी वीडियो मान के समझिए इसको। आज तक मैं देख रहा हूँ ऐसी जो है एनालिसिस, जैसे आज मैं बताऊंगा, ये आपको जिंदगी में बड़ा काम आएगा। एक डीएम में बनने के बाद भी काम आएगी मेरी ये वीडियो कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। वो मैंने आज क्रक्स निकाला है अपने 42 साल के तजर्बे का और एकेडमिक एक्सेलेंस का। और यदि इस पैटर्न पे आप चलोगे, कुछ बच्चे जो है बीएससी में, बीए में तैयारी करना शुरू कर दिया +2 के बाद। उनके पेरेंट्स ने कहा कि हमने तो आईएएस बनाना है, आईएफएस बनाना, आईपीएस। उनके लिए बुनिंजा है। ऐसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसको शुरू में ही आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं समझता हूँ यदि 10 लाख बच्चे, 11 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं तो 1 लाख व्यू चाहिए इसमें। 5 घंटे मेहनत करने के बाद ये मैं जो है पूरा क्रक्स निकाल दिया आज न्यूज़पेपर का। और बिल्कुल आइडियल कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, जबकि पॉलिटिकल न्यूज है, उसके बाद मैंने जो है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कैसे क्वेश्चन निकाले, कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले, उसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, रोजाना आपने नोट्स कैसे बनाने हैं अभी से। चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं। इसके बगैर आप फर्स्ट चांस में प्रीलिमिनरी क्लियर नहीं कर सकते, ना ही आप फर्स्ट 50 में आ सकते फाइनल रैंक में। तो आज हम चलते हैं सबसे पहले द हिंदू पे। अब ये डाटा पॉइंट में से हर बार एक या दो क्वेश्चन आएंगे मेन में, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आएंगे आपके प्रीलिमिनरी में। ये मेरी बात याद रखना आप। फर्टिलिटी लेवल्स ड्रॉप बिलो 1 इन मैनी नेशन। मतलब भाई एशियन नेशंस में फर्टिलिटी लेवल गिरता जा रहा है। और ये इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा, इंडिया को अपनी पॉलिसी बनाने में जो है आगे ये सोचना पड़ेगा। ये काम आएगा आर्टिकल पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि आपने पॉलिसी बनानी है आईएएस बनने के बाद। अब ये देखिए, many countries in East and Southeast Asia are in the middle of population crisis. Population crisis, fewer birth every year and record low fertility rates. अब ये मार्च का दिखाया इन्होंने 2024 का तक। चाइना स्टॉप्ड ऑफरिंग न्यू बोर्न डिलीवरी सर्विसेज ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड। डिमांड ही खत्म हो गई, डिलीवरी नहीं हो रही चाइना में। और इसी तरह साउथ कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, वहां पे फर्टिलिटी, टीएफआर देखिए क्या होती है पहले, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब इन्होंने जो 4 कंट्री का नाम दिए ना, ये आपको एग्जाम्पल में देने पड़ेंगे, एसए में और मेन में एग्जाम्पल में लिखने पड़ेंगे आपको। और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में मान लिया इससे टॉपिक पूछ लिया टीएफआर से, तो यही टॉपिक डिस्कस होगा। उसमें आपके 160-70 नंबर आराम से आ जाएंगे इंटरव्यू में भी। अभी इसने देखा है, जो कम हुई है टीएफआर 2.1 से भी कम, 2.1 ये मानी जाती है कि ये नॉर्मल है। इसका मतलब 2.1 है तो रिप्लेसमेंट दैट पॉपुलेशन साइज रिमेन्स द स्टेबल। स्टेबल पॉपुलेशन जो है 2.1 है। टोटल फर्टिलिटी रेट है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव इन हर लाइफ टाइम। ये आर्टिकल का आपको नहीं पता था, ये एग्जाम में आ जाएगा तो आपका 1 या 2 नंबर आएगा। आप अंदाजे से लिखोगे कुछ कुछ, सारा गलत लिखोगे, इसलिए आपके मार्क्स नहीं आते। एग्जामिनर आपको जीएस पेपर में 150 भी दे सकता है, मैं एग्जामिनर बता रहा हूँ, लेकिन आप लिखते ही नहीं। इसको लिखोगे आप ऐसे लिखोगे बिल्कुल जैसे आप सेटिस्फेक्शन बड़ी हो जाएगी लिखने के बाद, लेकिन बिना डाटा के, बिना फैक्ट्स के नहीं लिख सकते आप। अब ये कंट्री लिखने पड़ेंगे, 4 कंट्री, साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान। फर्टिलिटी रेट्स आर लोअर, ठीक है। और इसमें से अब ये देखिए, ये चार्ट 1 देखिए आप, चार्ट 1 में 7.5 है। उससे आपकी देखिए 2 से भी कम आ गई, 2 से कम
2.1 स्टेबल मानते हैं। 2 से कम कितनी आ रही है? सिंगापुर 2 से कम, साउथ कोरिया, जापान 1.26, और ये ताइवान 7 से 1950 से, और ये 2000 तक का दिखाया है, 2020 तक का है 0.87 ताइवान की। इवन हांगकांग देखिए 1950 में जो है 3.46, और ये अब आगे 0.7। ये बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ा जो है आई ओपनर आर्टिकल है। इससे आपकी इंडिया पॉलिसी बनाएगा। इंडिया पे जो, इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया टीएफआर आल्सो विटनेस ए ड्रॉप फ्रॉम 5.7 टू 2.03, लेकिन इंडिया की स्टेबल है, इंडिया की अभी स्टेबल है। इससे क्या है? एजिंग पॉपुलेशन, आपकी पॉलिसी बनानी है आगे, आपने जो है ओल्ड एज पेंशन देनी है, ओल्ड एज सुविधाएं देनी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का। ये क्वेश्चन हर बार एक आता है, इस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है, ये मुझे भेजना है, मैं इसे चेक करूंगा आपका। एग्जामिन द सोशो इकोनॉमिक एंड हेल्थ केयर इम्प्लीकेशंस ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, discuss the potential policy measures that the government can adopt to address the challenges associated with this demographic shift। ये जो क्वेश्चन है, मैंने डेमोग्राफिक का जो एक्सपर्ट है ना इंटरनेशनल, उनसे बनवाया है इस आर्टिकल से। कैन यू इमेजिन? ये 2024, 2025, 2026 ये हमेशा स्टैटिक ही रहेंगे, ये कंसेप्ट बदलती नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बदलेगा, टीएफआर नहीं बदलेगी, अगले 20 साल में ये कंसेप्ट यही रहेंगी, डाटा चेंज होता जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। एक बार आपने कर लिया, अगले साल भी जो है, आप मान लिया आईपीएस में आ गए, अगले साल इस आप आईएएस में आ जाओगे। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, आपको लगेगा बड़ा मुश्किल है। इसमें आपके जनरली 2-2, 3-3 मार्क्स देते हैं एग्जामिनर। मैं एज एग्जामिनर बता रहा हूँ, यदि मैं एग्जामिनर होता तो ज्यादा ज्यादा 1, 1.5, 2 ऐसे में रखता हूँ ज्यादातर। और ये आर्टिकल पढ़ने के बाद लिखोगे आप, एग्जाम्पल दे के लिखोगे, कुछ सिग्निफिकेंट डाटा दे के लिखोगे, तो आपके नंबर आएंगे 7.5। 5 नंबर का फर्क आ जाएगा, 5.5 नंबर का एक क्वेश्चन में। इसलिए तो आपके आते नहीं, 100 से नीचे आते हैं टॉपर के भी, कई बार 125 से नीचे हैं टॉपर के जीएस में। अब ये देखिए मैंने कितनी मेहनत की है इसमें। व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट? एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव इन हर लाइफ टाइम। ए टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन इंश्योर्स ए ब्रॉडली स्टेबल पॉपुलेशन। ये नोट्स बन गया आपके। इसका मतलब ये हुआ 2.1 स्टेबल है, ये आपका प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन भी बन गया। आपसे पूछ लेंगे स्टेबल पॉपुलेशन 2.1, 4, 3, 5, ये क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे प्रीलिमिनरी का और मेन का। अब ये की रीजंस मैंने इसमें से निकाला है, इसमें दिए हैं तीसरे चौथे पैराग्राफ में। क्या रीजन है फॉर डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स इन ईस्ट एशियन कंट्रीज? ये पूछेंगे आपसे। पिछली बार आपसे प्रीलिमिनरी में पूछा चाइना की हमारी प्रोडक्टिविटी पूछ ली कि हमारी प्रोडक्टिविटी राइस की कम है लेकिन एरिया हमारा ज्यादा है, ऐसे टोटल फर्टिलिटी रेट पूछ लेंगे। अब ये रीजंस देखिए, ऐसे नोट्स बनाने आपने। ये तो मैंने एक मॉडल, आज से एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है हर बच्चे के लिए। 11 लाख बच्चे हैं, हर बच्चे के लिए ये वीडियो देख ली, ये समझिए आपको स्वर्ग नजर आ गया। वुमेन्स इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल लेबर फोर्स। डिमांड मतलब क्या है, क्या रीजन है, क्यों डिक्लाइनिंग हो रही है फर्टिलिटी रेट्स? वुमेन की जो है पार्टिसिपेशन फॉर्मल लेबर फोर्स में इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए बच्चे पैदा नहीं हो रहे। डिमांडिंग कैरियर्स विद लॉन्ग वर्किंग आवर। लॉन्ग वर्किंग आवर है, कैरियर की तरफ ओरिएंटेड है लड़कियां। इनफ्लेक्सिबल वर्क सिचुएशन इनफ्लेक्सिबल है, ओड आवर्स में भी काम करना पड़ता है। हार्ड टू रिटर्न टू वर्क फोर्स आफ्टर मैटरनिटी। मैटरनिटी की जो है, हमारी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको तो मैटरनिटी लीव है ही नहीं। मैटरनिटी के बाद इवन 6 महीने के बाद भी वापस आना बड़ा मुश्किल होता है वर्क फोर्स के लिए, इतना हार्ड काम करना। देन इंक्रीज फाइनेंशियल कॉस्ट एज सच एज हाउसिंग। In many East Asian contexts, there is also an expectation of long and inflexible working hours in person required for promotion, benefits, seniority, and employees are little appreciated for their commitment to the family responsibilities and long commuting time. भी वर्किंग आवर इतने हैं कि एम्प्लॉयर जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं करते एम्प्लॉइज को कि वो कमिटमेंट रखें अपनी फैमिली के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करें। काम इतना है, लंबे आवर्स है। Women are still expected to take on the majority of unpaid child rearing, care of family members, housework। ये अनपेड या केयर इकोनॉमी का पिछली बार आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आया 2023 में। अब ये बताना चाह रहे हैं कि वुमेन का जो है, जो वर्किंग वुमेन है, जैसे लेबर फोर्स में है,
उसके बाद भी वो जो है चाइल्ड केयरिंग पे या घर की देखरेख में, जिसका कोई पैसा नहीं मिलता, कोई उसकी वैल्यू नहीं लगाते, वैल्यूएशन नहीं है उसकी, वैल्यूएशन नहीं करते, वो भी जो है उनको ज्यादा करना पड़ता है, फैमिली मेंबर की देखरेख, बच्चों की देखरेख। ये भी एक रीजन है। जेंडर पे गैप, जेंडर पे गैप है भाई। अब ये देखिए, गवर्नमेंट क्यों चाहती है, पूछेंगे आपसे, पॉपुलेशन क्यों चाहती है? क्योंकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड चाहते हैं। हमारी जो है वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, एजिंग पॉपुलेशन कम रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जापान हैज नियरली 30% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नाउ ओवर द एज ऑफ 65। देखिए, 40% पॉपुलेशन ओवर द एज ऑफ 65, एजिंग पॉपुलेशन देखिए। सम अदर नेशंस इन द रीजन आर आल्सो नॉट फार बिहाइंड। Having a bigger population who can work and produce more goods and services leads to higher economic growth. ये लिखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपने 7 नंबर लेने हैं 10 में से। हम एग्जामिनर आपको नंबर देना चाहते हैं, आप लेते नहीं। और ये जो 2025 में आगे बच्चे आ रहे हैं ना, फर्स्ट चांस है, फर्स्ट को लास्ट बना देंगे आपका। फर्स्ट चांस में फर्स्ट 50 में आना है। और ये प्रिलिमिनरी तो बहुत छोटी चीज है, प्रिलिमिनरी एग्जाम तो आपका वो तो सेफली हमने जो है कर देना है। हैविंग ए बिगर पॉपुलेशन हु कैन वर्क एंड प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं ये हर जगह लिखनी पड़ेगी आपको, एसए में भी। ये एसए का क्वेश्चन भी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड पर क्वेश्चन आ जाए ना एसए, उसमें बड़े नंबर आएंगे इसमें। एंड while a larger population can mean higher cost for governments, it can result in bigger tax revenues. While a larger population can mean higher cost for the government, it can also result in bigger tax. टैक्स तो ज्यादा आएगा, लार्जर पॉपुलेशन होगी, लेकिन वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो टैक्स ज्यादा आएगा गवर्नमेंट को, और उस पर खर्च कम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। Negative population growth has an impact on the economy, and combined that with an aging population, they won't be able to afford to support the elderly. ये लिखने पड़ेंगे आपको एसए में भी, मेन में। ये चाहता है यूपीएससी। अब तक आप कोई भी इंस्टीट्यूट ये चीज समझी नहीं है अभी तक। आप ये लिख के भेजोगे, वो इसमें से मैंने देखा है कई इंस्टीट्यूट के शीट देखी है, बच्चों ने मुझे भेजी, 10 में से 4 नंबर दे देंगे ये लिखने के बाद भी। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, उसकी डिकोडिंग की है जजमेंट को, और कंजर्वेशन मैयर बताए हैं। अब क्या हुआ है, इसकी स्टोरी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है लिखने के लिए। अब उत्तराखंड में क्या हुआ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में 6000 ट्री जो है काट दिए गए। और ये कह के कि अभी डेवलपमेंट करनी है। अब इसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, प्रोजेक्ट टाइगर एंड फॉरेस्ट एक्ट 1980 का, ये स्कीम भी है गवर्नमेंट की, इतने एक्ट हैं, उसके बावजूद ये पोजीशन है। क्या बताया ऑब्जेक्टिव के, वी हैव टू इंक्रीज द रेवेन्यू। द इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज इन जिम कॉर्बेट कैन बी सीन इन द कंट्रोवेंशन ऑफ 1983 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये यदि जजमेंट का आपने हवाला दे दिया, या गोदावर्मन केस है 1996 का, टीएन गोदावर्मन, या एमसी मेहता का, इस तरह के एग्जाम्पल चाहिए यूपीएससी को। बड़ा मैच्योर एग्जाम नहीं चाहिए फर्स्ट 10 में आने के लिए, फर्स्ट पोजीशन करने के लिए। तो ये आर्टिकल इस तरह से आपने करने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जो है डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट डिसएग्रीड विद द 2019 गाइडलाइंस ऑफ एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइंस है 2019 की। उन्होंने क्या कहा एनटीसीए ने, कि टाइगर सफारी कैन बी परमिटेड ऑन द लाइंस ऑफ ए जू इन ए नेशनल पार्क। इन्होंने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को 2023 में पलट दिया। ये जो है आर्टिकल, इतना बढ़िया आर्टिकल है आपका, मेन के लिए, प्रिलिमिनरी के लिए, मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन इस आर्टिकल को 0.01% बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ना ये आर्टिकल किसी मैगजीन में मिलेगा, ना उनको निकालना आएगा, ना उनकी समरी निकालनी आएगी इस आर्टिकल की किसी मैगजीन वाले जो कंटेंट राइटर है। इसलिए मैं चाहता हूं आप मेरे साथ जुड़े, और इस तरह के आर्टिकल हम जो है रोजाना एनालिसिस करें, फिर क्वेश्चन निकालें एमसीक्यूज, और मेन के क्वेश्चन निकालें। ये जो है अब आपका मेन में एक और 10 नंबर का क्वेश्चन बन गया, कंजर्वेशन वर्सेस डेवलपमेंट। उसमें एग्जाम्पल आएंगे ये उत्तराखंड के, इतना अच्छे एग्जाम्पल हैं। कोस्टा राइका वर्सेस निकारागुआ, हम इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी दे सकते हैं।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस था 2018 में, कि इवेल्युएट कैसे करें डैमेज, एनवायरनमेंट का डैमेज को इवेल्युएट करना है, तो ये केस था उसमें। ये भी एग्जांपल दे सकते हैं। अब ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने इसमें लिखे हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एशिया है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल दिए मैंने। यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट है, मोस्ट डेसिडुअस डेंस, साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी एंड मैंगो ट्रीज। रिवर कौन सी है? कोसी रिवर, रिवर रामगंगा। ये प्रीलिमिनरी क्वेश्चन है। हिल्स कौन सी लगती है इसमें? नैनीताल, भीमताल, नोके चितल, ऋषिकेश और सताल। तो सुप्रीम कोर्ट के मैंने बताई, ये याद रखने की चीजें हैं। और ये जिन्हें आपने पॉइंट बना लिए ना 2025 के लिए, ये अब भी बना लो, अब 2024 के लिए भी ये लिखने हैं मेन में, ना कि किसी मैगजीन से। उसमें आपके 2-2.5 नंबर आएंगे हर क्वेश्चन में, 10-10 नंबर में से, मतलब 25% ज्यादा नहीं जाएगा। और इसमें देगा एग्जामिनर 70%, जैसे मैं बताता हूँ। अब ये एडिटोरियल पे, आप कई बार कहते हैं एडिटोरियल आप कम लाते हैं, आज मैंने जो ना सारी कसर निकाल दी। ये एडिटोरियल इक्वेडोर पे है, साउथ अमेरिकन कंट्री। जब एडिटोरियल आया है साउथ अमेरिकन कंट्री का हमारे हिंदू में, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिमिनरी के लिए? ये प्रीलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पहले भी इसके सारे एमसीक्यू लिए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट एक तो ये है, जब 2023 के इलेक्शन हुए उससे पहले एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था वहां पे, जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ने की बात कर रहा था। ही वॉज मर्डर्ड। उसका नाम था फर्नांडो विलाविस्नेसियो। ये मैंने एमसीक्यू में दिया आपके नवंबर दिसंबर में। अब क्या है, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है डेनियल नोबो, इक्वेडोर का, उसके सामने दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो करप्शन की, दूसरा गैंग वायलेंस है वहां पे। ये पूछेंगे आपसे प्रीलिमिनरी में। आपको इधर इक्वेडोर दे देंगे, इधर आपके जो है पेयर में बना देंगे, 4 कंट्री का दे देंगे। क्या प्रॉब्लम, सूडान में क्या है, इक्वेडोर में क्या है, म्यांमार में क्या है, उसके सामने उसकी मेन प्रॉब्लम लिख देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या हुआ है कि इक्वेडोर ने रेड किया मेक्सिको के एम्बेसी को क्विटो में। क्विटो इसकी कैपिटल है इक्वेडोर की। समझो बात को, स्टोरी को समझो, बेसिक रूट को समझो, रूट काज क्या है प्रॉब्लम का। इक्वेडोर ने क्विटो इसकी कैपिटल है, वहां पे एम्बेसी है, आपको सभी को पता है, कई कंट्री की एम्बेसी होती है, जैसे हमारे यहाँ जो है दिल्ली में है। अब मेक्सिको की एम्बेसी को इन्होंने रेड कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको डाउट था कि वहां पे फॉर्मर जो करप्शन का जो है में संलिप्त है, ग्लास, जॉर्ज डेविड ग्लास, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट था वो, लेफ्टिस्ट था। और एक प्रेसिडेंट कोरिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट कोरिया, वो वहां छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने वहां शरण ले रखी है, इन्होंने उसको अटैक कर दिया। अब दोनों कंट्री के रिलेशंस खराब हो गए, इक्वेडोर और मेक्सिको के। ये है। अब ये पूरे साल चलेगा, ये आपका मेन के लिए भी चलेगा, अगले प्रीलिमिनरी के लिए भी चलेगा, पूरे साल चलेगी इस पर न्यूज। तो ये मैंने आपको इस तरह से स्टोरी समझोगे ना मेरे से, आप हर आर्टिकल की रोजाना, तो आपके सारे तैयार हो जाएंगे। और इसमें जो है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कुछ मैंने बता दिया, ऐसे नोट करने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं। अब एक तो ये देंगे इक्वेडोर के सामने, ये दे देंगे करप्शन एंड गैंग वायलेंस। अब वहां पे जो सिटी है ये पूछ लेते हैं, लोकेशन, इंटरनेशनल लोकेशन ये नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। ये 100% बच्चे गलत करके आएंगे, गुआक्विल। और ये ना सोचना कि अभी पेपर बन चुके हैं, अब अप्रैल में तो कुछ नहीं आना, ये नहीं। ये गुआक्विल तो पहले भी था, वहां पे वायलेंस हो रहा था वहां पे इक्वेडोर में, इसलिए आ सकता है। देन ये प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना है, क्योंकि पूरे साल आएगी अब ये प्रॉब्लम। ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स 6, 7, 8 जितने भी बनते हैं सारे लिख लो, कोई रीजन। अब ये आर्टिकल हिंदू में भी है, इंडियन एक्सप्रेस में, न्यूज़पेपर में, क्योंकि इस आर्टिकल से मुझे ऐसा अंदेशा लगता है, इजराइल गाजा, सबसे पहले यूक्रेन रशिया का हुआ, तीसरा युद्ध ये होने की संभावना हो गई है। न्यू दिल्ली कॉल्स फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन एंड डिप्लोमेटिक मेजर्स बिटवीन द टू। तो इंडिया कैसे इफेक्ट हुआ? इंडिया के ईरान में भी हैं और इजराइल में भी अपने रेजिडेंट्स हैं, नागरिक हैं। तो ये जो है, इसलिए इंडिया ने कहा है इमीडिएट जो है डी एस्केलेशन के लिए कहा है भाई, क्योंकि ईरान के पास हथियार है न्यूक्लियर। और ईरान जो है अभी तक प्रॉक्सी वार लड़ रहा था हौथीज के थ्रू, लेबनान में, सीरिया में, इराक में, ये प्रॉक्सी वार लड़ रहा था। अब इसने संडे को डायरेक्ट जो है अटैक किया है।
इजराइल पे। और देखिए ये जगह है साउदर्न नेगेव डेजर्ट। इजराइल एयरफोर्स हैवी लिफ्ट मशीन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स फ्लाई ओवर साउदर्न नेगेव डेजर्ट। अब उधर तो इजराइल जो है गाजा से लड़ रहा है, लेबनान से, कि मिलिटेंट से। अब सिचुएशन चेंज हो गई। यूएसए जो है, अब यूएसए का साइड क्या रहेगी कि इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, वो हथियार दे रहे हैं। यदि ईरान इजराइल का वार होता तो ओपनली जो है वेस्ट जो है इजराइल के साथ होगा, ओपनली हथियार भी देगा। ठीक है। हमारी कंसर्न ये है कि हमारे वहां पर नागरिक हैं। अब इंडियन एम्बेसी ने जो है सबसे पहले एडवाइजरी जारी कर दी, भाई बच के रहो, अपने आप को सेफ रखो। सेफ्टी प्रोटोकॉल बता दिए भाई क्या क्या करना आपने। एक हमने, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने जो है अभी से प्लानिंग बना ली कि हमारे यदि युद्ध हो गया तो हमारे जो नागरिक हैं उनको कैसे निकालेंगे। जैसे हमने ऑपरेशन कावेरी किया था सूडान में, ऑपरेशन अजय किया था। समझो इसको, स्टोरी को समझो पूरा। अब इजराइल ईरान की हॉस्टिलिटी बहुत सालों से पुरानी है, हिस्टोरिकल है। अब इंडिया जो है फोकस कर रहा है कि अपने नागरिक को निकालने की। और इंडिया ने जो है टेल अवीव की फ्लाइट भी आज बंद कर दी है। ये स्टोरी समझो आप, इससे बड़ा आपको काम आएंगे। अब ईरान में हमारे 10,000 के करीब हैं नागरिक, और इजराइल में 18,000 है। बल्कि हरियाणा और इधर से पंजाब से उनकी पॉलिसी थी, इजराइल ने जो ना नागरिक मांगे थे हमारे कि हम उनको नौकरी देंगे, गए हैं बहुत लोग। तो ये हमारा कंसर्न है। अब ये चलता रहेगा, रोजाना मैं डिस्कस करता रहूंगा। अब रूट काज क्या है, प्रॉब्लम का रूट काज समझिए। रूट काज ये है, इजराइल ने अटैक कर दिया था सीरिया में, एयर अटैक किया। उसमें इनका रॉयल जो गार्ड होता है ना, ईरानियन रॉयल गार्ड कमांडर, वो मारा गया दमास्कस में। एक कमांडर और मारा गया। उसका बदला लेने के लिए इन्होंने संडे नाइट को अटैक किया है इजराइल पे। ये स्टोरी है। अब इसमें एक चीज और समझिए, ईरान का क्या प्लस पॉइंट है। ईरान के पास सीरिया का बेस है, ईरान इराक का है। ये सारे जो कंट्रीज हैं ये ईरान का साथ दे रहे हैं। इजराइल जो है वहां पर अकेला पड़ा, उधर यूएसए सारा वेस्ट उसके साथ है। तो इजराइल को जो है, एक तो गाजा युद्ध लड़ रहा है, एक ये युद्ध लड़ना पड़ेगा। और इससे जो है क्या इम्पैक्ट आता है इंडिया पे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का इजराइल के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, हथियार आते हैं, गल्फ कंट्री से तेल आता है, ये सारी चीजों इम्पैक्ट पड़ जाएगा एकदम से। अब ये साइंस पेज पे रोजाना मैं आपको प्रिलिमिनरी के लिए एक क्वेश्चन लेके आता हूँ या दो क्वेश्चन डेली। क्रायोजेनिक्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको, क्या होता है ये। और क्रायोजेनिक फ्यूल्स जैसे LVM-3 में कौन कौन से डलेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिक्विड, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से मैंने दो तीन पॉइंट निकाल दिए इसमें, हालांकि जो है मैंने काफ़ी MCQ निकाले हैं, आपको भेजूंगा मैं। जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है ना उनको MCQ भेजूंगा मैं, इतने इसमें निकाले हैं। इसमें से मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं, देखिए। पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, जो भी कंसेप्ट आती है। ये आपका यूपीएससी का पेपर, प्रिलिमिनरी मेन पर्सनैलिटी टेस्ट, सारे कंसेप्चुअल हैं। कंसेप्ट पूछेंगे आपसे, डाटा कोई नहीं पूछेगा। क्रायोजेनिक्स क्या होता है, ये कंसेप्ट आपको पता होना, साइंस में आएगा। साइंस ऑफ मटेरियल्स एट टेम्परेचर बिलो -153 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ये टेम्परेचर नहीं मालूम था 100% बच्चों को। 11 लाख बच्चे हैं, 11 लाख के 11 लाख बच्चों में कोई विरला 10-20 बच्चे इसको ठीक करते हैं। कोई 180 लिखता, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है ना -180 होता है। चार ऑप्शन में हम बता ही नहीं सकते 153 ठीक है। देन हीलियम एंड नाइट्रोजन, ये दोनों क्रायोजेनिक फ्लूइड है, याद रखना। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन पूछ लें आपसे, किसी को नहीं पता। ये मुझे भी नहीं पता था, ये जो आपको बता रहा हूँ ना मुझे भी नहीं पता। -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ये काम आता है भाई। क्योंकि ये हमारे क्रायोजेनिक जैसे प्रोसेसिंग है ना, हम फ्रूट वेजिटेबल रखते हैं, जो भी स्टोर करते हैं, दवाइयाँ करते हैं, बैक्टीरिया वायरस, पता क्या क्या करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम पूछ लिया आपसे, -269 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है यूपीएससी जो चाहती है कि ऐसे पढ़ो न्यूज़पेपर। यूपीएससी ये चाहती है, ये चीजें मैगजीन में नहीं है, उनको पता है ये ऐसा क्वेश्चन देंगे। ये आपको क्रायोजेनिक का पूछ लिया प्रीलिमिनरी में, हीलियम नाइट्रोजन पूछ ली, कौन सा क्रायोजेनिक फ्लूइड है इसमें से छांटो, चार बता दिया आपको। फिर बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया नाइट्रोजन का, बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का पूछ लिया। ये क्वेश्चन हमें नहीं आते। हम
हमें वो क्वेश्चन करने हैं प्रीलिमिनरी में जो 25-30 जो किसी को नहीं आते, पहले वो करने हैं। ठीक, मैं आपको चाहता हूं 2024 2025 80% क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा धीरे धीरे। अभी तो मैंने 110+ का टारगेट दिया है, पहला साल है। फिर 120 का दूंगा, फिर 130 पे लेके जाऊंगा। हर साल बढ़ाता जाऊंगा 10-10 नंबर प्रीलिमिनरी में, और मेन में भी 20-20 नंबर आपके करंट अफेयर्स में, जीएस पेपर में और एसए में बढ़ाऊंगा। 80 नंबर बढ़ सकते हैं आपके मेन में। भाई ये स्पॉटलाइट पे मैं ऐसे आर्टिकल बहुत देखता हूँ, इसमें केस स्टडीज आते हैं एसए में लिखने के लिए और मेन में लिखने के लिए, और प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन भी है। कमाल देखिए, 2-3 क्वेश्चन प्रीलिमिनरी के निकल आए इसमें से, मैंने एमसीक्यू में डाल दिए, टाइप करा के आपको मैं एमसीक्यू सारे पीडीएफ भेजूंगा। अब इंपॉर्टेंट इसमें एक सबसे पहली लाइन में है डंडा करन्या रीजन। ये फॉरेस्ट रीजन है कोई, डंडा करन्या, क्या आप बता सकते हैं कौन सा स्टेट में है? ये सारे रीजन पता होने चाहिए, आपसे कंपेयर कर सकते हैं। वेस्टर्न घाट के, डंडा करना, नॉर्थ ईस्ट के, ये फॉरेस्ट के रीजन के कई नाम है। ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? डंडा करन्या रीजन इन छत्तीसगढ़। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको किसी किताब में, 2-2 हजार पेज की किताब पढ़ के पढ़ लो, नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में मिल सकता है कभी ना कभी, और नहीं मिलेगा कहीं पे। फिर क्या है, इसमें एक सक्सेस स्टोरी दी है बहुत अच्छी। मुरला ट्राइब है, मुरला, ये पीवीटी जी नहीं है, मुरला ट्राइब है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ से डंडा करना रीजन से शिफ्ट होके, क्योंकि क्यों शिफ्ट हुई, क्योंकि वहां नक्सलवाद है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनसे बच के वो चली गई आंध्र प्रदेश के जंगलों में। उन इनको वहां पे जो ट्राइब का कोई फैसिलिटी नहीं मिली, ना ट्राइब का सर्टिफिकेट मिल रहा, एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का। ये प्रॉब्लम आ रही है, ये केस स्टडी। फिर इसमें जो है 5-6 रीजन दिए, उनका मेन जो है प्रॉब्लम क्या है, इनको पीने के पानी की, हेल्थ की, एजुकेशन की, इसमें दिए। ये चैलेंजेस पूछेंगे। जब पीएम जनमान योजना पूछेंगे ना, उसको इनडायरेक्टली ये केस स्टडी लिखनी पड़ेगी आपको। ये एग्जाम्पल दे सकते हो पीएम जनमान में जब लिखोगे आप, या एसए में ट्राइबल पे लिखोगे तो। ये चीज जो है, मैं चाहता हूं कि फर्स्ट चांस में यदि आपने फर्स्ट 5 में आना है, फर्स्ट 50 में आना है, मेरे इसके से चलोगे, यूपीएससी यदि आज मेरी ये सुनेगी ना, तो दे विल अप्रिशिएट। उनके एक्सपर्ट, सारे इंडिया के एक्सपर्ट जो है, प्रोफेसर जिनका तजुर्बा है, वो सारे इस वीडियो का वो करेंगे कि ये है ओरिजिनल वीडियो। ये चाहिए। हम उठा उठा के लाते ना 20-20 किताबें हर कोचिंग इंस्टीट्यूट से, फिर पढ़ते हैं उनको, उसमें कुछ नहीं आता, ना आएगा। पता है यूपीएससी को, आप वहां से पढ़ते हो। तो ये जो है, मैंने इसमें से कितने पॉइंट निकाले देखना। इस आर्टिकल को आपने पढ़ना है, स्पॉटलाइट ये आता रहता है हिंदू में। ये आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ो, इसके पॉइंट नोट करो, नोट्स बनाओ। अब ये की पॉइंट्स मैंने निकाल दिए, देखिए। मुरिया ट्राइब फ्लड डंडा करना इन छत्तीसगढ़, नाउ सेटल्ड इन रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कम्युनिटी फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, इनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देन ये लिखकर निकालते हैं महुआ फ्लावर से, ये पता चल गया महुआ फ्लावर से शराब भी बन सकती है, ये भी पता चल गया हमें। देन सालवा जुदम क्या होता है, ये बहुत आता है न्यूज़पेपर में, कई बार आ चुका है, फ्रीक्वेंटली डिस्कस न्यूज है। ये नक्सल में क्या है, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या किया कि ऑपरेशन चलाया, स्टेट स्पॉन्सर्ड, उसका नाम रखा है सलवा जुदम, नक्सल को। और सुप्रीम कोर्ट में ने इसको ये बताया सलवा जुदम गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप सलवा जुदम से उनको मार रहे हो ना, नक्सल को, वो गलत है। ये आपको कोई नहीं बताएगा ये लाइन कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सलवा जुदम। ये आ गया मान लिया प्रीलिमिनरी में, सलवा जुदम इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं बता पाएगा कोई भी बच्चा 11 लाख में। फिर कोया एंड कोंडा टेडी ट्राइब्स, इसे भी लिखा हुआ है, वो पीवीटी जी है, उनके साथ रहने लग गई है। ये जो है, जो थोड़ी सी फैमिली है मोरिया ट्राइब की, इनके साथ रह रही है जंगलों में। और क्या कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट वो जला, फॉरेस्ट को जला देते हैं उन एरिया में, फिर ये दोबारा झोपड़ी बनाते हैं बेचारे। तो कोया एंड कोंडा ट्राइब पता चल गई, पीवीटीजी है, पीवीटीजीएस है आंध्र प्रदेश के। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिलिमिनरी की मिल गई इस आर्टिकल से। फिर चैलेंजेस क्या हैं इनके सामने, 3 तो ये लिखा है और बहुत सारे हैं। मिनिमम मिनिमल हेल्थ केयर, ये ऐसे वर्ड लिखने, मिनिमल हेल्थ केयर नहीं लिखना, मिनिमल हेल्थ केयर। एजुकेशन, सेफ एंड एसेसिबल ड्रिंकिंग वाटर। भाई आप सारे लिखोगे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। सेफ एंड एसेसिबल, सेफ भी होना चाहिए, बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, और नजदीक होना चाहिए उनके घरों में, ये मतलब है। अफोर्डेबल, एसेसिबल, इक्विटेबल, ऐसे नोट्स बनाने हैं आपने। भैया बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, फूड फॉर रिफॉर्म। अशोक गुलाटी जी के जो आर्टिकल आप पढ़ोगे ना, तो आपके एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। 50 नंबर का आएगा मेन में, और प्रीलिमिनरी में भी आपको
इसमें अशोक गुलाटी जी ने, ये प्रोफेसर हैं बड़े रिनाउंड, मैं इनके आर्टिकल कोई नहीं छोड़ता, बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट शुरू से पढ़ता हूँ। इन्होंने ये बताया भी हम क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं एग्रीकल्चर में विद द अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये 4-5 पॉइंट मैंने निकाल दिए इस आर्टिकल में, आपने भी निकालना है, ऐसे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में है। इन्होंने ये बताया है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड, वाटर, लेबर, इनपुट्स एंड फार्म मशीनरी, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताते हैं इनको। दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं हमें। देन क्लाइमेट रिजिलियंट, जो क्लाइमेट रिजिलियंट हमें जो है एग्रीकल्चर चाहिए अब, चाहे वो ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी हो, लो वाटर रिक्वायरमेंट वैरायटी हो, फर्टिलाइजर कम मांगती हो, ठीक है, और जैसे ड्रिप इरीगेशन है, माइक्रो इरीगेशन है, इस तरह की जो है हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। इनको कहते हैं क्लाइमेट रिजिलियंट, जिसमें हमारी फर्टिलिटी बनी रहे, क्लाइमेट चेंज का जो है ग्लोबल वार्मिंग का असर कम आए। जैसे मान लिया एक एग्जांपल दे सकते हो, वीट की हमें ऐसी वैरायटी चाहिए जो मार्च में टेम्परेचर राइज करता है ना, टर्मिनल हीट की वजह से हमारी प्रोडक्शन एकदम कम आ जाती है ड्रास्टिकली। यदि हमें ऐसी वैरायटी मिल जाए जो मार्च में उस टेम्परेचर को सहन कर ले, 1-2 डिग्री फालतू को, ग्लोबल वार्मिंग से जो बढ़ता जा रहा है हर साल, तो हमारी वीट की प्रोडक्टिविटी रिकॉर्ड तोड़ा सकती है, नहीं तो एकदम गिर जाएगी। और वीट की प्रोडक्टिविटी गिरने से हमारी फूड प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी डायलेमा में आ जाएगी, बिग डायलेमा। हमारी जो है हंगर बढ़ जाएगी, माल न्यूट्रिशन बढ़ जाएगी एकदम। देन हीट, ड्राउट, फ्लड, पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप चाहिए हमें, ये लिखना है आपने मेन में। पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है? हमारे 15% के करीब फ्रूट एंड वेजिटेबल पोस्ट हार्वेस्ट में खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास फूल चेन नहीं है पूरी तरह से, मार्केटिंग नहीं है प्रॉपर उनकी। देन एफिशिएंट वैल्यू चेन नहीं है, तो ये चाहिए, और इसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। देन एफपीओज एंड कोऑपरेटिव। अब हमारा क्या है, डे बाय डे हमारी जो है घटती जा रही है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होती जा रही है, लैंड घटती जा रही है पर हेड, पर कैपिटा। इसका इलाज क्या है? एफपीओज, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है हमने, सरकार ने। एंड कोऑपरेटिव, वो क्या है, इसकी स्केल बढ़ा सकती है, सब फार्मर का प्रोड्यूस इकट्ठा करके प्रोसेसिंग को दे दी, अमूल को दे दिया। मान लो छोटे छोटे फार्मर है, 1-1, 2-2 किलो दूध इकट्ठा करके, जैसे अमूल का चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है वहां पे गुजरात में, उसी पैटर्न पे, अमूल पैटर्न पे। उसकी स्केल बढ़ जाती है। मान लिया एक को जो ना 100 क्विंटल दूध चाहिए अमूल को एक जगह से, तो वो 100 जो है, ये एफपी और कोऑपरेटिव जो ना 100 क्विंटल इकट्ठा कर देंगे एक जगह। उसके लिए एफिशिएंट वैल्यू चेन चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए। देन आगे देखिए, बायो फोर्टिफिकेशन। क्रॉप्स में जो है हम ऐसी वैरायटी ले आ सकते हैं जिनकी फोर्टिफिकेशन हो जाए। जिंक, पहले जिंक रिच राइस एंड व्हीट पहले ही है, इससे क्या फायदा होगा, जिंक की कमी नहीं होगी बच्चों में, माताओं में। गोल्डन राइस है ना जो, ये इसमें बीटा कैरोटीन, जो विटामिन ए का प्रिकसर है, उससे रिच होता है ये। ऐसे जीन डाले जाएं क्रॉप्स में जिसमें के हमारी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए। अब हमें दिक्कत है आगे, जब हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी चाहिए, मीन्स वाइटामिन, मिनरल्स, मतलब हमें बैलेंस फूड चाहिए। पेट भरने के लिए तो चाहिए, उसके बाद बैलेंस भी चाहिए, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कहते हैं उसको। फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, मिल्क चाहिए, एग चाहिए। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे सिंपल है, मैं ज़्यादा इसको जो ना, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। इसमें यही लिखा है कि व्हाट इज ड्रैगन्स एग, व्हाट इज ड्रैगन्स एग, ये नेबुला है, इट इज ए नेबुला इन गैलेक्सीज। इसमें 2 स्टार बताए हैं कि 2 लार्ज स्टार इनसाइड दिस, जो कि क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से बने हैं, वो इसमें रिजाइड करते हैं। तो ड्रैगन्स एग नेबुला सराउंडिंग ए पेयर ऑफ स्टार्स, ये आपने याद रखना प्रिलिमिनरी के लिए लेके आए भाई। ये जो है बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, जब से WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 की आई है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। ऐसे जो आप चार्ट देखोगे ना, ये चार्ट भी पढ़ोगे, आपको बड़ा क्लैरिटी आ जाएगी किस कंट्री में कितना हेपेटाइटिस ए है, कितना बी है। ये आपको बहुत जो है, मैंने इस पे इतने MCQ भेज दिया आपको, इसको मैं बहुत डिस्कस नहीं करना चाहता, इसको मैं 1-2 पॉइंट बता देता हूँ इसके। हेपेटाइटिस A and E आर ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. Hepatitis B can be prevented by vaccination, while
हेपेटाइटिस सी कैन बी क्योर्ड बाय मेडिकेशन। अब ये ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, दोनों बीमारियां मेजर बीमारियां हैं इंडिया की। देन हेपेटाइटिस डी, डी के बारे में किसी को नहीं पता कुछ भी। कैन ओनली इन्फेक्ट दोज हु आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस डी वहां आएगा जहां हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी है, जिस बच्चे में, जिस अडल्ट में, उसके साथ रिलेटेड है, ये अलग से नहीं है। देन हेपेटाइटिस डी कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेटिंग अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगा दी ना तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें चार्ट आप ध्यान से देखेंगे ना, इसमें 10 कंट्री का दिया है, तो इसमें देखना टोटल हेपेटाइटिस बी जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा है। इसमें 80 दिखा रखा है जैसे चाइना में, और ये जो है बिल्कुल ही 10 से भी कम है। ये 10 से 5, ये जो है हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन है वो हमेशा बी से बहुत कम रहती है। वो 80 है तो वो 5-10 है। अब ये इस तरह ये चार्ट पढ़ने का फायदा है, डाटा याद नहीं रखना, लेकिन ये तो बता सकते हैं इसमें 10 गुना है। इंडिया में देखिए पोजीशन, इंडिया में पोजीशन देखिए आप कितनी, ग्लोबल बर्डन क्या है। 10 कंट्रीज बियर 2/3 ऑफ ग्लोबल बर्डन, ये कंट्री है जहां पे हेपेटाइटिस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये इस तरह से पढ़ना है आपने, और नोट्स बना लो साथ साथ, फिर देखना आप 2025 में आप पहली बार में टॉप कर जाओगे। तो प्यारे बच्चों, ये आई ओपनर है आपके लिए वीडियो। इज एन आई ओपनिंग वीडियो फॉर यू एंड फॉर योर पेरेंट्स। जो पेरेंट्स 2-2 लाख दे के भेज रहे हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट में कि भाई आईएएस बन के आओ, फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए, वो ऐसे नहीं आएगी, ऐसे आएगी जैसे मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आएगी। ये कड़वा सच तो है, बिना पैसे वाला, लेकिन आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे की मेहनत, उससे आईएएस बनता है। आईएएस कोई बनाता नहीं है, सिर्फ हम जो है मेंटरिंग करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। हमने बता दिया भी ये दिल्ली जाने का रास्ता ये है, शॉर्टकट, जहाँ पे पूरी सेफ्टी है और आराम से पहुंच जाओगे बिना तकलीफ के, वो बताते हैं हम सिर्फ। हम लेके नहीं जाते वहां तक, वो तो बच्चे की कॉन्फिडेंस, बच्चे की मेहनत, वो है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वायरल करें, ताकि 100% बच्चों को इंडिया में फायदा हो। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सब जगह पहुंचा दो इसको। थैंक यू वेरी मच।